हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके शिवहरी। आज मैं आपको लेके आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर कॉन्सेप्ट। वास्तव में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर सबसे पहले वर्क करने वाले वैज्ञानिक थे वो वर्नर थे। और वर्नर ने सन 1893 ईस्वी में एक कंसेप्ट दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक्सप्लेन करने के लिए, जिसे वर्नर थ्योरी कहती हैं। अगर इसको आप जो है थ्योरी के रूप में लिखना चाहें तो कुछ इस टाइप से लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के गुणों की एक्सप्लेन करने के लिए वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर ने सन 1893 में एक सिद्धांत दिया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। तो जो वर्नर ने बताया था, जैसे आप इसमें समझ लें, ये ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का सूत्र है। तो पहले ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का इस टाइप से माना जाता था। अब इसमें हमें पता नहीं रहता था कि कौन लिगेंड्स है और कौन रेडिकल बनेगा, कैसी इसकी संरचना होगी। तो वर्नर ने इस पर प्रयोग किए और प्रयोग कर करके जो है ये निष्कर्ष निकाला कि लिगेंड्स NH3 हैं और Cl आपकी रेडिकल के रूप में काम करते हैं। और लास्ट में वर्नर ने बताया कि जो रेडिकल के रूप में कार्य करेंगे वो इस सेंट्रल मेटल से एक अलग टाइप की संयोजकता से जुड़े होंगे, उसका नाम दिया प्राथमिक संयोजकता। और लिगेंड्स एक अलग टाइप की संयोजकता से जुड़ा होगा, उसका नाम दिया इन्होंने द्वितीयक संयोजकता। अर्थात वर्नर ने अपने सिद्धांत में सेंट्रल मेटल की मुख्य दो संयोजकताओं का वर्णन किया। उसी के बारे में अपन डिटेल से करेंगे। और बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल हुई थी। सबसे पहले वर्नर की कंसेप्ट से ही हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना के बारे में जानकारी मिली थी। वो उसमें कौन सा लिगेंड्स हो सकता है, कौन सा रेडिकल हो सकता है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा वर्नर का। तो वर्नर के सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं, वो पहला बिंदु है आपका फर्स्ट प्राइमरी वैलेंसी। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे वर्नर के अकॉर्डिंग प्रत्येक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सेंट्रल मेटल दो प्रकार की वैलेंसी शो करती है, जिसे प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। जिसे प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। वर्नर ने बताया कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं आपके, उसमें उपस्थित सेंट्रल मेटल सदैव दो प्रकार की वैलेंसी शो करती है, जिसे प्राइमरी वैलेंसी एवं सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। अब आप हेडिंग लगाएंगे प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है? देखिए वर्नर ने बताया कि सेंट्रल मेटल की प्राइमरी वैलेंसी धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों से संतुष्ट हो सकती है। अर्थात इस वैलेंसी से सदैव रेडिकल संतुष्ट होते हैं, ठीक है ना। और इस वैलेंसी से जुड़े हुए परमाणु, अणु, आयन जो भी हैं वो आयनित हो सकते हैं, इसलिए इसको आयोनाइजेशन वैलेंसी, इसलिए इसे आयोनाइजेशन वैलेंसी भी कहते हैं। यह वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। वर्नर ने यह भी बताया, देखो थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में भी बताया, डायरेक्शन से संरचना के बारे में भी जानकारी मिली, लेकिन संरचना की एक्सप्लेन बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। तो इसके बाद BBT थ्योरी, CFT थ्योरी भी पढ़ेंगे। लेकिन वर्नर ने इसमें इशारा जरूर किया कि जो आयोनाइजेशन वैलेंसी होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, अर्थात इसका बंध किसी भी दिशा में सेंट्रल मेटल से जुड़ सकता है, ठीक है ना। और इसे लास्ट में कहा, इसे हम डॉट डॉट लाइन से व्यक्त करते हैं। जब भी संरचना बनाएंगे तो इससे जुड़े हुए जो भी मूलक होंगे तो इस बंध को हम डॉट डॉट लाइन से शो कर देंगे और ये महसूस होगा हमें कि ये प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा है, ठीक है ना। अब आप हेडिंग बनाएंगे सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में वर्नर ने बताया, वर्नर के अनुसार प्रत्येक सेंट्रल मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी से सदैव लिगेंड्स संतुष्ट होते हैं, अर्थात लिगेंड्स जुड़ते हैं। और इस वैलेंसी से जुड़ा हुआ परमाणु, अणु, आयन अर्थात लिगेंड्स, चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, लिगेंड्स। इस वैलेंसी से जुड़ा हुआ परमाणु, अणु, आयन अर्थात लिगेंड्स कभी भी आयनों में नहीं टूटता है, इसलिए इसे नॉन आयनाइजेशन वैलेंसी भी कहते हैं। चूंकि यह वैलेंसी बहुत दृढ़ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसे दृढ़ वैलेंसी भी कहते हैं। दृढ़
दृढ़ भाई कैसा लिखा जाता है, टाइट, इसलिए इसे दृढ़ वैलेंसी भी कहते हैं। और इसके बारे में एक और बहुत अच्छी जानकारी दी, इस वैलेंसी से जुड़े हुए लिगेंड्स सदैव डायरेक्शनल होते हैं, अर्थात दिशात्मक होते हैं, और इसी से संरचना की व्याख्या हो जाती है। अर्थात इस वैलेंसी से जो भी लिगेंड जुड़ा होगा उसकी एक निश्चित दिशा होगी, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से ये वर्नर का सिद्धांत फिनिश होता है। और इसका सत्यापन करने के लिए सबसे पहला एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, वो है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस टाइप से होता है। तो इन्होंने ये सिद्ध करने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कौन प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा है, कौन सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है, तो सबसे पहले इन्होंने इसका जली विलयन बनाया और फिर इसको आयनों में तोड़ा, आयन मापन किया। तो इन्होंने देखा कि यह इस टाइप से आयनित होता है, CONH3 का होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस। तो ये आयन मापन किया इन्होंने। दूसरा प्रयोग इन्होंने इस पर किया, इसको COCl3 इंटू 6NH3, इसकी एक मॉलिक्यूल को लिया, कितना, एक मोल को लिया, और फिर इसमें AgNO3 डाला, आधिक्य में AgNO3 एक्सेस डाल दिया। और फिर इन्होंने देखा कि जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इनको मिला 3AgCl। इन्होंने देखा कि जब इसके एक मोल को AgNO3 के साथ रिएक्ट कराया गया तो हमें कंटेनर में 3 मोल AgCl मिला। 3 मोल AgCl मिला तो इससे इस बात की पुष्टि हुई कि जितने भी इसमें क्लोरीन के एटम जुड़े हैं, ये प्राथमिक वैलेंसी से जुड़े हैं, तभी तो ये आयनों में टूट रहे हैं और AgCl बना रहे हैं। तो इससे इस बात की पुष्टि हो गई। अच्छा, तीसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया, इस कंपाउंड को COCl3 6NH3, इसको इन्होंने क्या किया कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक इन्होंने क्या किया, हीट किया इसको। जब हीट किया तो इन्होंने देखा एक भी NH3 का मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल रहा है। और जब एक भी NH3 का मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकला तो इससे किस बात की पुष्टि हुई, कि ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है। बोलो यस और नो, है ना। अगर सेकेंडरी वैलेंसी से ना जुड़ा होता तो ये आउट हो जाता, अर्थात सेकेंडरी वैलेंसी, दृढ़ वैलेंसी तो इतनी आसानी से नहीं निकल सकता है। तो इससे इस बात की पुष्टि हुई कि जितने भी NH3 के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी दृढ़ वैलेंसी है, अर्थात लिगेंड्स की तरह कार्य कर रहे हैं। और इस अनुमापन से इन्होंने बताया कि कोबाल्टिक क्लोराइड ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड की संरचना कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। CO, अच्छा बताइए जो प्राइमरी वैलेंसी से कौन कौन जुड़ा है, तीनों क्लोरीन जुड़े हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी को इन्होंने किस लाइन से, डॉट डॉट लाइन से व्यक्त किया। तो पहले और डार्क लाइन से इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी को, तो इस टाइप से ये 6 NH3 के मॉलिक्यूल से, ये NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है। ये आपकी अगर कहा जाए तो ये कौन सी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी। और जो तीनों क्लोरीन है अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे इस क्लोरीन के बाद आप इधर भी लगा सकती थी, इधर भी लगा सकती थी, बट अपन ने जानबूझ के थोड़ा सा गैपिंग में लगाया है। लेकिन यदि आप इधर लगा देंगे तो वो गलत नहीं है। ये डॉट डॉट लाइन से जो व्यक्ति, ये हमारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। ये ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड की संरचना ऐसी है। और फिर इन्होंने कहा है कि इस
की संरचना को हम समझने के लिए, स्टूडेंट को आसानी से समझ में आए, व्यक्ति को आसानी से समझ में आए, हम जितने भी लिगेंड्स होंगे उसको एक बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। ये बात भी बर्नर ने ही, जो अपन पढ़ते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेशन एरिया है, क्या है, ये सब बातें बर्नर ने ही बताई थी। तो इन्होंने बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं सेंट्रल मेटल से, तो सेंट्रल मेटल और सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए लिगेंड्स, बाद में नाम पड़ा उसका लिगेंड, उसको हम एक बड़े कोष्टक में लिखेंगे इस टाइप की, CONH3 का होल 6, और जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं उनको हम बाहर लिखेंगे इस टाइप की। तो ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन एरिया, ठीक है ना। तो अब इसको इतना सरल बना दिया लिख करके, और बोले जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं तो लैब में सर्च हो करके फिर किताबों में इस टाइप से छपेंगे, तो हमें इसकी स्टडी करना आसान होगी। अब जैसे ये ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड को ऐसा वो लिख देगा तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये जितने भी NH3 है ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े, दृढ़ वैलेंसी से जुड़े, और ये जो है हमारे प्राथमिक आयनिक वैलेंसी से जुड़े। तो ये हमारा बर्नर के सिद्धांत का यूज भी हो गया और ये बर्नर का सिद्धांत कंप्लीट हो गया। अब इसका सत्यापन करने के लिए बर्नर ने एक सीरीज दी थी, कई कंपाउंड पर प्रयोग किए और एक सीरीज दी, और उसकी जो है संयोजकता के बारे में बताया, संरचना के बारे में बताया, जिसे बर्नर की सीरीज कहते हैं। उस सीरीज में निम्न कंपाउंड हैं, आप देखिएगा। तो बर्नर ने अपने प्रयोग का सत्यापन करने के लिए एक बहुत बड़ी सीरीज बनाई थी जिसमें 5 कंपाउंड रखे थे। वो 5 कंपाउंड आपकी निम्न हैं, देखिए 5 कंपाउंड क्या है। पहले कंपाउंड का नाम है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। दूसरे का है परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। और ये प्रेशियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला ये है। ये है आपका वाइलियो कोबाल्टिक क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला, वाइलियो कोबाल्टिक क्लोराइड का फॉर्मूला ये है। और ये है रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ये नाम भी इनके कलर के हिसाब से पड़े हैं, जैसे ल्यूटियो का अर्थ पीले रंग से होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसी टाइप से ये जो पहले अक्षर है प्रेशियो, परप्यूरियो, इनका अर्थ जो है ग्रीक भाषा में इन्हीं कलर से होता है, उसी के आधार पर ये नाम पड़े हैं। क्योंकि कॉमन नाम तो सदैव ज्यादातर केमिस्ट्री ने ग्रीक भाषा से ही लिए हैं, तो उसी के आधार पर ये नाम पड़े हैं। तो इन पर प्रयोग करके जो है इन कंपाउंड पर इन्होंने प्रयोग किए और फिर इनकी संरचना सूत्र निकाले और ये सीरीज बनाई थी। ये बर्नर की सीरीज कहलाती है, ठीक है ना। कैसे प्रयोग किए देखिए बेटा, ये कंपाउंड था तो पहला प्रयोग इनका यही रहता है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आयनों में इसको तोड़ा। जब आयनों में तोड़ा तो इसने कितने आयन दिए, 4 आयन दिए। और वो आयन क्या थे देखिए, एक तो ये प्लस का आएगा ऐसा, और ये 3Cl माइनस के आएंगे। तो जब इन्होंने आयन मापन किया तो 4 आयन मिले। फिर इसको क्या किया, जैसे कि मैंने अभी पहले समझाया था, फिर इसको इन्होंने क्या किया कि सिल्वर नाइट्रेट की अधिक मात्रा के साथ इसको हीट किया। जब इसको हीट किया तो इन्होंने देखा कि 1 मोल इसके 3 मोल AgCl दे रहे हैं। कितने मोल दे रहे हैं, 3 मोल AgCl दे रहे हैं। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इसमें उपस्थित तीनों क्लोरीन प्राथमिक वैलेंसी से जुड़े हैं, तभी तो वो आयनित होंगे, प्राथमिक वैलेंसी से जुड़े हैं। और हमें इसको जब संरचना में दर्शाएंगे तो प्राथमिक वैलेंसी से दर्शाएंगे, अर्थात रेडिकल की तरह कार्य करेंगे। फिर तीसरा प्रयोग इसका क्या होता है, इसी सिस्टम से जब प्रयोग करना है, मैं इसको समझा दे रहा हूं। तीसरा प्रयोग होगा, इसको आप हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। अगर हीट करने के बाद एक भी मॉलिक्यूल NH3 का बाहर नहीं निकला तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि सभी NH3 इसकी द्वितीयक संयोजकता, दृढ़ संयोजकता से जुड़े हुए हैं, अर्थात वो लिगेंड्स की तरह कार्य करते हैं। इसलिए इस अणुसूत्र को हमें इस टाइप से लिखना चाहिए। बर्नर ने बताया लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेशन की एरिया के अंदर वो जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा है उसको हमें बाहर लिखना चाहिए। और अगर इस टाइप से हम लिखना जानते हैं तो अब तो क्या है, प्राथमिक संयोजकता को हमें डॉट डॉट लाइन से जोड़ देना है और सेकेंडरी बैलेंसी को डॉट लाइन से जोड़ देना है। तो फिर इसकी संरचना इस टाइप से हो जाएगी। देखो ये तीनों क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हैं तो ये डॉट डॉट लाइन से हमने दर्शा दिए, और ये सेकेंडरी बैलेंसी से जुड़े हैं तो हमने ये डार्क लाइन से दर्शा दिए NH3। इसी टाइप से बर्नर ने सबकी संरचना बताई है, ठीक है। अब ये परप्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड, तो क्या आप बता पाएंगे इसको क्या करेंगे, आप बताइए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम आयनों में तोड़ेंगे। तो फिर इसका आयन मापन करेंगे तो हमने देखा
अब हमने थोड़ी ना देखा, ये तो बर्नर ने देखा, हम लोगों ने तो पढ़ लिया है। तो हमने देखा कि यह क्या करता है, 3 आयन देता है, ये तो ये आयन देगा और ये 2 Cl माइनस के आयन देगा, तो ये टोटल कितने आयन देगा, 3। जब हम अब लैब में ले जाएंगे इसको तो ये 3 आयन देगा, आयन मापन से हम देख लेंगे। अब 3 आयन देगा तो फिर हम इसका दूसरा प्रयोग क्या करेंगे, इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, और जब AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो जो मॉलिक्यूल से AgCl का अवक्षेप मिलेगा उसको हम तौल करके ये अनुमान लगाएंगे कितने मोल है। तो हम इधर जब हम इसका प्रयोग कर रहे होंगे तो ये एब्सोल्युटली ये पता चलेगा हमें कि 2 मोल AgCl मिलेंगे, 2 मोल AgCl। इससे किस बात की पुष्टि होती है कि इसमें जो क्लोरीन उपस्थित है, इसमें कितने 3 क्लोरीन है, लेकिन 2 क्लोरीन हमारे प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े होंगे। अब प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े होंगे तो वो मूलक की तरह कार्य कर रहे होंगे, और अगर जब हम संरचना बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, डॉट डॉट लाइन से जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा प्रयोग क्या है, हम इसको हीट करते हैं, कितना बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ज्यादा हीट करते हैं, और तब भी हमारा एक भी मॉलिक्यूल्स अगर बाहर नहीं निकलता है NH3 का, तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि सभी NH3 के मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं तो उसकी संरचना हमारी इस टाइप की हो सकती है, और ये हम डायरेक्ट रख देते हैं और ये संरचना हम बना देते हैं। अब हमें जो किताबों में इस टाइप का मॉलिक्यूल्स लिखा मिल जाता है तो हमें ये लाभ मिल जाता है कि कौन लिगैंड है, कौन रेडिकल है, क्या है। तो ये हमें बर्नर के सिद्धांत से बहुत लाभ हुए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, आई होप अब आपको नेक्स्ट कर पाएंगे, स्वयं इसकी व्याख्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए जैसे ये है तुम्हारा FeOCl3 4NH3, क्या है ये, प्रेशियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका कलर कैसा है, ग्रीन, ठीक है ना। और प्रेशियो का ग्रीक भाषा में अर्थ हरा ही होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा। अच्छा, अब अगर अपन को इसकी एक्सप्लेन लिखना है बर्नर के सिद्धांत से, तो सबसे पहले तुम खुद बताओ क्या किया होगा बर्नर ने, आयनन किया होगा इसका। तो जब आयनन किया होगा तो क्या क्या आए होंगे बताओ, एक तो ये आयन आ गया होगा इसका इस टाइप के, CONH3 का होल 4 Cl2 और प्लस, और ये Cl माइनस, ये आया होगा। तो कितने आयन आए, 2 आयन आए, ठीक है ना। अब आयन का मापन करने के बाद हमने क्या किया होगा, इसको AgNO3 के साथ जो है रिएक्ट कराया होगा। जब रिएक्ट कराया होगा तो फिर हमें जो AgCl का प्रेसिपिटेट मिला होगा, इसको हमने तौल करके अनुमापित किया होगा। तो हमने देखा कि ये 1 मोल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल से अगर 1 मोल AgCl मिल रहा है तो इससे किस बात की पुष्टि होगी कि इसमें 1 क्लोरीन, चाहे जितने क्लोरीन हो इसमें, लेकिन 1 क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा है जो कि AgCl में अवक्षेपित हो गया। तो हमें यह अनुमान मिल जाएगा कि इसमें उपस्थित 1 क्लोरीन प्राथमिक संयोजकता से जुड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 डिग्री से ज्यादा हीट करेंगे और फिर हम अनुमापन करेंगे। अगर एक भी मॉलिक्यूल्स NH3 का नहीं निकला है तो हम अनुमान लगा लेंगे कि ये सभी NH3 मॉलिक्यूल्स सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं और वो लिगेंड्स की तरह कार्य कर रहे हैं, और इस टाइप की ये हमारी इसकी इस मॉलिक्यूल्स को हमें ऐसा लिखना चाहिए और इसकी संरचना कुछ इस टाइप से बन जाएगी। इधर संरचना बना दें हम, CO, देखिए कितने लिगेंड्स कितने जुड़े हैं सेकेंडरी वैलेंसी, 6, तो 6 हम जो है डार्क लाइन लिख दें। कौन कौन, NH3 Cl NH3 Cl NH3 और ये NH3, ठीक है ना। केवल 1 क्लोरीन इसमें क्या है, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा है, तो इसको कहीं भी आप जहां इच्छा हुआ लगा देना, ये Cl है। इनको तुम कहीं भी जोड़ सकते हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जिसको जहां जोड़ दे, ये बर्नर ने नहीं बताया है। अच्छा, अब बर्नर ने ये भी बताया था जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा, ये क्लोरीन हमारा बाहर आ जाएगा। जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ते हैं ये दिशात्मक होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ऐसे इसका मतलब इतने गैपिंग में लगाएंगे हम, हमारे कहने का मतलब चाहे जहां लगा देने का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दे, इतने गैपिंग में लगाएंगे, ऐसा नहीं लगा देंगे ये कोबाल्ट ऐसी ऐसी हम गूंथ दें Cl NH3 ऐसी कर दें हम, तो ऐसे में इसकी कोई ज्योमेट्री आकार नहीं ले पाएगी। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री के बारे में इशारा किया है कि ये डायरेक्शनल बैलेंसी है, तो ये एक निश्चित दिशा में लगेंगी तो वो मॉलिक्यूल्स अपने एक निश्चित आकार लेगा, लेकिन बहुत अच्छी एक्सप्लेन नहीं इसकी हो पाई, ये कमी रहेगी जो फिर बीबीटी और CFT में जाकर के क्लियर हुई। बीबीटी ने हालांकि इसकी ज्योमेट्री तो क्लियर कर दी थी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब आपका आया है ये कंपाउंड तुम्हारा
वायलियो कोबाल्टिक क्लोराइड ये सूत्र होगा। तो जब ये सूत्र होगा तो अब तो आप इसको देख करके ही बता देंगे। क्या बताएंगे कि जब फिर हम इसको आयनित करते हैं तो कोई भी आयन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना, ये आयनों में नहीं टूटता है इससे। और फिर जब हम इसको जो है, जब कोई आयनों में टूटता तो इससे इस बात की पुष्टि होती है इसमें कोई भी एटम प्राइमरी वैलेंसी से नहीं जुड़ा है। जब हम इसको AgNO3 के साथ हीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। तो हमें पता चलता है कि कोई भी प्राइमरी वैलेंसी से नहीं जुड़ा है। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हीट करते हैं तो कोई भी मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकलता है, कोई भी एटम बाहर नहीं निकलता है। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं इसमें उपस्थित सभी सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हैं और इसकी संरचना ये सेकेंडरी वैलेंसी से जोड़ करके दिखा दोगे। इसी टाइप से इसकी एक्सप्लेन कर लोगे, आई होप सबको क्लियर कर लोगे। तो अब आपको ये सिद्धांत क्लियर हो गया। अब आप हेडिंग इसमें लगाएंगे लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी की क्या कमियां हैं? देखो, पहली कमी क्या है बताइए, आप बता सकते हैं? देखो, हाँ बोलो, वेरी गुड। देखो, ज्योमेट्री की एक्सप्लेन, ज्योमेट्री की इशारा किया है, ऐसा नहीं कि उसने इशारा नहीं किया, ज्योमेट्री की बहुत अच्छी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बहुत अच्छी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। दूसरा क्या है? दूसरा बोलिए क्या है? दूसरा इन्होंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बहुत अच्छी व्याख्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की तो चर्चा ही नहीं की इन्होंने। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कोई चर्चा नहीं की इन्होंने। तीसरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का अर्थ क्या होता है बेटा? आप सभी लोग जानते हैं, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, इस टाइप की कोई चर्चा नहीं कर पाई। और तीसरा पॉइंट क्या है इनकी लिमिटेशन में? डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की कोई व्याख्या नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स की कलर की कोई व्याख्या नहीं कर पाए। कॉम्प्लेक्स की रंग कई कॉम्प्लेक्स कैसे हैं? रंगीन होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स में रंग क्यों उत्पन्न होता है इसकी कोई व्याख्या नहीं कर पाए। और क्रिस्टल जो कई कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल हैं और कुछ कम स्टेबल हैं, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स फील्ड और वीक लिगेंड्स फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। डी ट्रांजिशन क्या होती है इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो इसमें कमियां तो तमाम हैं, लेकिन बहुत अच्छा काम ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की गुणों की एक्सप्लेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे पहले वर्क करने वाले वैज्ञानिक वर्नर ही थे। इसके बाद 1893 में दिया था ना, 1893 के बाद जो है इसमें बहुत वर्क हुए, 1919 तक तो इन्हीं ने वर्क किया है इस पर। तो ये आपका वर्नर की थ्योरी है और वर्नर की थ्योरी की लिमिटेशन है। इसके बाद एक सेडविक ने भी थोड़ा सा सिद्धांत दिया था, और सेडविक के बाद फिर बीबीटी के बाद सीएफटी थ्योरी से बहुत अच्छे एक्सप्लेन हो गए हैं। ये मैं क्रमबद्ध आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में किसका थ्योरी लेके आऊंगा? सेडविक का बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा। इसके बाद बीबीटी थ्योरी, बहुत बीबीटी थ्योरी से सदैव हर परीक्षा में आपकी क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको लेकर के आऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।